हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेहनत करिए, जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करिए, क्योंकि इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे अंक ले आइए। अभी देखिए सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने बड़े अच्छे अंक अर्जित किए हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे अंक अर्जित करें। इसलिए आज इस मैथ की क्लास में हम आपको बताएंगे डिजिट के बारे में, और आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो है। शुरू करें अपना, आपका जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है उसको शुरू करें। उसके पहले थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी बातें उसको बता देते हैं। क्या है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, उसके पहले बताएं आपको कि अंक कितने हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि अंक कितने हैं, अंक कितने हैं, डिजिट कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, अंक कितने हैं, सब स्टूडेंट ध्यान दें। अंक कितने हैं, अंकों की संख्या की जहां तक बात होती है तो अंक जो है वो 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर अंकों की बात होती है तो अंक आपके 10 ये हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो आपके जो है अंक हैं, और इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 10 होती है। ठीक है, जहां तक बात है शून्य के आविष्कार की, तो शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया। शून्य का आविष्कार की जहां तक बात होती है तो शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया। यहां ध्यान दीजिएगा, शून्य का आविष्कार विश्व में सर्वप्रथम भारतीयों ने किया। शून्य का आविष्कार जो है भारतीयों ने किया। शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया सर्वप्रथम। शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया। और अंकों के बाद की जहां तक बात होती है, कुछ छोटी छोटी बातें जो बताना आपको जरूरी है। आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, अगर पूछा जाए आपसे कि धनपूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, धनपूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका उत्तर क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा। धनपूर्ण संख्याएं, धनपूर्ण संख्याएं, धनपूर्ण संख्याएं। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि धनपूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं तो आप क्या उत्तर देंगे, ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि धनपूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं तो आप उत्तर दें, गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, धनपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी संख्याओं को धनपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। गिनती की सभी संख्याओं को धनपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। गिनती की सभी संख्याओं को धनपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इससे क्या तात्पर्य, गिनती की सभी संख्याओं को धनपूर्ण संख्याएं कहा जाता है, इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। क्या कौन सी संख्या कहते हैं, इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। इन्हें प्राकृत संख्या, इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गिनती की सभी संख्याओं को धनपूर्ण संख्याएं कहा जाता है।
गिनती की संख्याओं को धनपूर्ण संख्या के प्राकृत संख्या भी कहते हैं। और जहां तक बात होती है तो इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर हो सकता है, आप लिख सकते हैं n बराबर आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, जो भी हो डाट डाट करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो गिनती की सब संख्याओं को धनपूर्ण संख्याएं कहा जाता है, इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। और इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे धनपूर्ण संख्याएं आपने जाना, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऋणपूर्ण संख्याएं क्या है, क्या है ऋणपूर्ण संख्याएं क्या है, तो इसके लिए भी आपसे पूछा जा सकता है ऋणपूर्ण संख्याएं। ऋणपूर्ण संख्याएं, तो यहां आप लिख सकते हैं ऋणात्मक चिन्ह। जैसे धनपूर्ण संख्याएं हुई वैसे ऋणपूर्ण संख्याएं हैं, बशर्ते क्या है कि इसके पहले ऋण का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनपूर्ण संख्याओं को, ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनपूर्ण संख्याओं को ऋणपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। ऋणपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। ऋणपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? जितनी संख्याएं लिखेंगे उसी के पहले ऋण का प्रयोग, जितनी संख्याएं आपने लिखा उसी के पहले आप ऋण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, जो भी हो लिख सकते हैं, -6 हुआ, -5 हुआ, -4, -3, -2, -1। ठीक, ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनपूर्ण संख्याओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऋणपूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो गणित के अंतर्गत अंक कितने हैं? अंक जो है 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, शून्य का आविष्कार की जहां तक बात होती है तो सर्वप्रथम किसने किया? विश्व में भारतीयों ने किया। और यह गणित के लिए एक विशेष देन है। किसी भी संख्या के पहले अगर आप शून्य लिखते क्या उसका मान बदलेगा? नहीं। लेकिन अगर किसी संख्या, जैसे आपने लिखा 1, ठीक है, 1 के बगल में आपने 0 लगा दिया, क्या हो गया? 10 हो गया, 10 गुना मान बढ़ गया। ठीक है, 10 के बगल फिर आपने एक 0 और लगा दिया तो 100 हो गया, कितना मान फिर बढ़? फिर 10 गुना बढ़ गया। तो जितनी संख्याओं के बगल आप 0 लगाते जाएंगे उसका मान उतना बढ़ता जाएगा। इसी अनुसार आप देखेंगे विश्व को बहुत बड़ी देन है शून्य का आविष्कार। शून्य का आविष्कार भारतीयों द्वारा किया गया। तो गिनती की सभी धन संख्याओं को क्या कहा जाता है? ये धनपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। गिनती की सभी संख्याओं को धनपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। और इसे किससे निरूपित किया जाता है? n से निरूपित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 आप लिख सकते हैं। ऋणपूर्ण संख्या जहां ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनपूर्ण संख्याओं को क्या कहा जाता है? ऋणपूर्ण संख्या कहा जाता है। -6, -4, 5, -4, -3, -2, -1 ये क्या है? ये ऋणपूर्ण संख्याएं हैं। इसी अनुसार आप लिख सकते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या लिख सकते हैं? आप देखेंगे पूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं कौन सी है? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या है इसके बारे में आप जानिएगा। ठीक है, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं जहां तक बात होती है तो आप एक पूर्णांक ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं इसके बारे में सबसे पहले जानिएगा। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से पूर्ण संख्याएं कही जाती है। प्राकृत संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5 जैसे आप बढ़ते जाएंगे प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में
शून्य को शामिल कर लेने पर, शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इसी अनुसार पूर्णांक संख्याएं होती, लेकिन इसके पहले जैसे ध्यान दीजिएगा क्या कौन सी हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, यहां भी आपको हमने ऊपर बताया 1 2 3 4 5 6 क्या है प्राकृत संख्याएं है, ठीक है। और यहाँ जो है हम अगर 0 लगा लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या हुई, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। 0 को शामिल कर लेने पर क्या कौन संख्याएं हो गई है, पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है। तो अंक कितने अंक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हैं। और शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया, इसको हमने आपको पहले बताया ही है। धनपूर्ण से गिनती की संख्याओं को धनपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। इसे जो है n से प्रदर्शित किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 से क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं की जहां तक बात हो, ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं को ऋण पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। -6 -5 -4 -3 -2 -1 ये क्या है, ये जो है ऋण पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं जो क्या है, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर क्या होती है, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि प्राकृत संख्याएं क्या है, इंटीग्रल्स की जहां तक बात है, प्राकृत संख्याएं जो हैं, यहां आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृत संख्याएं हैं। और यहां हमने 0 को जब शामिल कर लिया, जब 0 को हमने शामिल कर लिया तो कहलाती है क्या, कौन सी संख्याएं, ये कहलाई पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाई, पूर्ण संख्याएं कहलाई। 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गई है, पूर्ण संख्या हो गई है। इसी अनुसार पूर्णांक संख्याओं की जो बात होती है, तो आइए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं के समूह को, धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ, धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं के समूह को, ध्यान दीजिए किनकी संख्याओं समूह को, पूर्ण संख्याओं के समूह को तो धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं के परिवार को, पूर्ण संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, -3 क्या लिख सकते हैं, -3 -2 -1 0, ठीक है, +1 +2 +3। तो शून्य के साथ ध्यान दीजिएगा, धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जिनमें शून्य शामिल होता है, इसमें शून्य शामिल होता है, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो शून्य सहित
धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं के परिवार को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। आपने देखा गणित के अंतर्गत जो है सबसे पहले अंक क्या है? अंक क्या है? अंकों की संख्या कितनी है? 10 है। यह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया। ठीक है, धनपूर्ण संख्याओं की जहां तक बात होती है, गिनती की संख्याओं को धनपूर्ण संख्या कहा जाता है। इन्हें प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं और इन्हें n से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? n से प्रदर्शित करते हैं। यहां आपने देखा 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? धनपूर्ण संख्याएं। ठीक है, और जहां पर ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनपूर्ण संख्याओं को क्या कहा जाता है? ऋणपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। -6 -5 -4 -3 -2 -1 ये क्या हो गई? ये ऋणपूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं के जहां प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पूर्णांक की जहां तक बात है, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं के परिवार को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 3। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं और इसके पहले भी आप कुछ लिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई पूर्णांक संख्याएं। और अब आप थोड़ा सा धीरे धीरे ध्यान देते जाइएगा कि यहां तक तो आपने पढ़ लिया, क्या अंकों के बारे में जानकारी लिया, इन संख्याओं के बारे में जानकारी लिया, धनपूर्ण संख्याएं क्या है, ऋणपूर्ण संख्याएं क्या, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपने जाना। और रही बात जो है, आप देखेंगे सबसे पहली बात होती है थोड़ी थोड़ी जानकारी के साथ ही ठीक है, इतनी जानकारी के साथ ही थोड़ी थोड़ी करके और थोड़ी थोड़ी जानकारी करके पूरी आप जानने की कोशिश करिए, पूरी तरह से जानने की कोशिश करिएगा और मेहनत इस कदर से करिएगा कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो इस बार जितना हो सके उतना पढ़िए। जहां है, घर पे है तो घर पे मेहनत करिए, बाहर है आप घर पे ही रह के पढ़ाई कर सकते हैं तो करिए। ठीक है, रही बात विद्यालय में आएंगे तो हम लोग आप लोगों को सहयोग करते रहेंगे जिस हिसाब से आप लोग चाहेंगे। हाँ, अब अगर कोई समस्या होती है तो उसका भी हम लोग समाधान करते रहेंगे। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं ये संख्याएं जो हुई, अंक हुए, धनपूर्ण संख्या, ऋणपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हुई। थोड़ा सा आप जानिए कुछ संख्या, सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है। इसको जानने के बाद आपको पहला चैप्टर शुरू करते हैं, देखते हैं सम संख्याएं क्या है और विषम संख्याएं क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, सम संख्याएं क्या है और विषम संख्याएं क्या है। सम संख्या, थोड़ा सी ये जानकारी ले लीजिए कि सम संख्याएं क्या है। सम संख्या, सम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वे प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती है। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित
हो जाए, वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं। वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सम संख्याएं। और जहां तक सम संख्याओं की बात होती है, आइए देखते हैं सम संख्याएं हैं कौन कौन सी, जान लीजिएगा। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। और इसे आप लिख सकते हैं जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 2 4 6 8 10 जितना भी हो। तो वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या कहलाती है। और इसके अतिरिक्त जो है आप इसी अनुसार विषम संख्याओं के बारे में भी जान लीजिए। विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या है? सम संख्याएं तो आपने जान ली, लेकिन विषम संख्याएं क्या है? आप देखेंगे वे प्राकृत संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः न विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, ध्यान दीजिएगा, विभाजित ना हो, ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या, विषम संख्या कहते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उससे विषम संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 9 11 जो भी हो, तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। आप लिख सकते हो 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है? ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या है? वे संख्याएं, वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वे सम संख्याएं हैं। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये क्या है? ये है सम संख्याएं। ठीक है, और विषम संख्याओं की जहां तक बात होती है, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये क्या हो गई? ये विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, और रही बात जो है विषम संख्याओं की तरह ही रूढ़ या अभाज्य संख्याएं भी होती है। क्या होती है? रूढ़ या अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसके बारे में अगर आपसे जानकारी लेना पूछा जाए कि रूढ़ संख्याएं क्या है, देखिए परीक्षाओं की दृष्टि से जहां तक बात होती है, आपकी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आप ये नहीं कि हाई स्कूल के पेपर में ही, ये समझिए कि प्रतियोगी जितनी परीक्षाएं हैं, आप चाहे वो एसएससी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस का पेपर दे रहे हो, चाहे आप एनडीए सीडीएस का पेपर देख रहे हो, हर परीक्षा में ध्यान दीजिएगा इससे संबंधित क्वेश्चन जो है ये थोड़ा आपका
क्या बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजों के बारे में जानकारी रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और पिछली कक्षाओं में आप ये सब चीजें बहुत पहले से पढ़ते चले आए, पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, तो इसके बारे में ध्यान देना जरूरी इसलिए है कि रूढ़ संख्याएं क्या है, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, 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 ध्यान दीजिएगा। अब जहां तक बात रूढ़ या अभाज्य संख्याओं की बात है, तो वे संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो, वो रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड न, अन्य गुणनखंड न, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड न हो, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहलाती है। अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहलाती, क्या कहलाती है? अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहलाती है। अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहलाती, ठीक है। आइए हम देखते हैं जैसे कौन कौन सी संख्या जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। ऐसी कौन कौन सी संख्या जिसके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो? तो आप देख सकते हैं 2, सबसे छोटा, ध्यान दीजिएगा, 2 क्या है? 2 क्या रूढ़ संख्या है। सब संख्या तो है ही, रूढ़ संख्या नहीं, जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त जो कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 भी है। 9 है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि 9 के गुणनखंड हो जा रहे हैं, ठीक है। 10 भी नहीं, 11 है। क्या है? 11। वे संख्याएं, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड ना हो, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे हुआ 2 हुआ, ठीक है, 3, 5, 7, 11। ये संख्याएं ऐसी जिनके वे पूर्ण संख्या जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड ना हो, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इस अनुसार क्या है? यौगिक या अभाज्य संख्याएं क्या है? यौगिक या अभाज्य संख्याएं क्या, इसको भी जान लीजिए आप। यौगिक या अभाज्य संख्याएं, यौगिक या भाज्य संख्याएं, यौगिक या भाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिएगा। अब यौगिक या भाज्य संख्याएं क्या? अरे स्टूडेंट बताएं, आप लोग बैठे हैं, बताएं। आप लोगों के समूह में, आप लोग घर पे अपने हैं, थोड़ा दिमाग को दौड़ाइए, थोड़ा सोचिए कि क्या है यौगिक या भाज्य संख्याएं, क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए और हमें बताइए कि यौगिक या भाज्य संख्याएं क्या है। यानी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वे पूर्ण संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, वे पूर्ण संख्याएं, वे पूर्ण संख्याएं, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं
और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो, अन्य गुणनखंड हो, वे पूर्ण संख्या जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती। क्या कहलाती है? यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती है। यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती है। यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती है। ध्यान दीजिए, यौगिक या भाज्य संख्या वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो उन्हें यौगिक या भाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं 4 हुआ, ठीक से और ध्यान दीजिए वो 4, जैसे के अंतर्गत आप देखेंगे 4 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 15 हुआ, ठीक है, जो भी हो वे संख्याएं वे पूर्ण संख्या जिनकी स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होता है। 4 के अन्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 का 2 में गुणा करिए, 2 गुणे 2, ठीक है, ये गुणनखंड इसका मिल गया। अब 6 का गुणा करेंगे, देखिए और गुणनखंड हो रहा कि नहीं? अरे भाई आप 4 का करके देखिए, 2 × 2 बराबर क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। 6 का करके देखिए, 2 × 3, ठीक है, ये गुणनखंड हुए कि नहीं? 2 इधर हुआ, 2 इधर, इसके भी गुणनखंड, इसके भी गुणनखंड। 9 का करके देखिए, 3 × 3, अन्य गुणनखंड है कि नहीं? जिन संख्याओं के स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो जाते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसी अनुसार आप लिख सकते हैं 15 का देख लीजिए, 3 × 5 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त भी अन्य गुणनखंड होते हैं उनके जो है वो भाज्य अवयौगिक संख्याएं कहलाती हैं। और यहां ध्यान दीजिएगा, 2 का देखिए, 3 का देखिए, 5 का, 7 का, 11 का, किसी का स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए संख्याएं जो है ऋण संख्याएं हैं। और ये संख्याएं जो है ये क्या है? ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सम संख्याएं वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये सब क्या है? ये पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। इसी अनुसार विषम संख्याओं की जहां तक बात होती है तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसमें से आप ध्यान देंगे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो किससे विभाजित हो जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं जो 2 से विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। और यहाँ ऋण या भाज्य संख्याओं की जहां तक बात होती है तो वे पूर्ण संख्या जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड ना हो अभाज्य या ऋण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, आप देखेंगे कि ना तो 2 का कोई अन्य गुणनखंड है, न 3 का है, न 5 का, 7, 11, किसी भी संख्या का अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसी अनुसार यौगिक या भाज्य संख्याओं की जहां तक बात होती है वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो या हो, ध्यान दीजिए, यहाँ गुणनखंड हो और यहाँ गुणनखंड ना हो। यहाँ ना की बात आती है, यहाँ हो की बात आती है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो भाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। 4, 6, 9, 15 ये सब क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है। आइए फिर देखते हैं हम ये भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं की जहां तक बात हो गई। और अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या है। जरा बताइएगा परिमेय संख्याएं क्या है, ठीक है। परिमेय संख्याओं की बात होती है, परिमेय संख्याएं है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं।
मेहनत करें छात्र सभी। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी क्लासेस के माध्यम से। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या है इसको बताएं। इसके पहले आप अगर ध्यान दीजिएगा, कोई परीक्षा जो आती है आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी, घबराने के बाद बहुत सारे छात्र अरे अब की बात तो जो है बोर्ड विज्ञान होगा, ये होगा, घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप मन लगा के पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, पूरा मेहनत करिए, हम लोग आप लोग साथ हैं। ठीक है, मेहनत करने से जो है जितना मेहनत कर सकिए, जितना मेहनत कर सकिए, उतना समय है उतना मेहनत करिए, क्योंकि हम लोग तो आपको सहयोग के लिए हमेशा उपस्थित है ही। ठीक है, आइए देखते हैं हम आपको जो है परिमेय संख्याओं की जहाँ तक बात होती है, तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम देखते हैं परिमेय संख्याएं है क्या। परिमेय संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्या जो p बटे q में विभाजित निरूपित की जा सकती है। ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या क्या है कि ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में, ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में निरूपित की जा सकती है, निरूपित की जा सकती है। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में निरूपित की जा सकती है परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। और जहां p व q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। जहां p व q, जहां p व q, जहां p व q पूर्णांक, जहां p व q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक है, p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ q बराबर 0 नहीं होता है। q बराबर 0 नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। q बराबर नहीं किसके? 0 के नहीं होता है, पूरा मान खराब हो जाता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं की जहां तक बात होती है, आप लिख सकते हैं इसे 3/2, 7/4, जैसे आप लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, 7/4। ठीक है, 7/4 आप लिख सकते हैं। और इसी अनुसार आप -5, 3। ठीक है, क्या है ये परिमेय संख्याएं हैं। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 5 हुआ, 0 हुआ, 5 हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में निरूपित की जा सकती है, ऐसी संख्या जो
P बटे Q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P व Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, P व Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ Q बराबर 0 नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। 3/2 हुआ 4, 7/4 हो गया, -3/3 हुआ 5 हुआ, जो भी हुआ 0 हुआ। ये सब क्या है, ये सब जो है ये परिमेय संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप निरूपित की जा सकती है क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। P व Q क्या है, यहाँ पूर्णांक है और P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ कोई 3 और 2 का देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है। यहाँ आप देखिएगा 7 और 4 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट सके, ऐसी संख्या बताइए जो 7 और 4 दोनों को काट दे। कोई ऐसी संख्या है जो 7 को भी काट, 7 को भी काट दे, 4 को भी काट दे? ऐसी कोई संख्या है, नहीं है। इसलिए संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। यहां -5 और 3 लिखा गया है। आप ध्यान दें, ऐसी कोई संख्या है जो 5 को भी विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे, और 3 को भी डिवाइड कर दे? इसकी कोई संख्या है जो 5 को भी काट दे, 3 को भी विभाजित कर दे? ऐसी कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं। तो क्या कौन सी संख्या हुई है, ये परिमेय संख्या है। इसी अनुसार आप 5 देखेंगे, यहाँ हमेशा ऑब्लिक 1 होता है। ठीक है, ऐसे कोई ऑब्लिक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। और थोड़ा सा एक बात होती है, आप देख लीजिएगा, अपरिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं हो गई। अब थोड़ा अपरिमेय संख्याएं जान लीजिए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि अपरिमेय संख्याएं कौन है, कैसी संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बारे में जाने, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्याओं की जहां तक बात होती है, वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में, जिन्हें P बटे Q के रूप में, वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है, प्रकट नहीं किया जा सकता है, वे सभी संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत जो है, जैसे आप लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत, जैसे आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत -3, -2, -5। ठीक है, जो भी हो करड़ी के अंतर्गत आप लिखिएगा। करड़ी में जो है करड़ी लगा देते हैं, 2, 5 हुआ। ठीक है, जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित न किया जा सके। ठीक है, ऐसी संख्याएं हैं। और 3, 6, ठीक, 3 हो गया, 6 होगा,
ऑब्लिक करके 3 ऑब्लिक पाई, ठीक है। ये क्या है? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे आप देखिए कर्णिम 2 हुआ, कर्णिम 5 हुआ है, 3 कर्णिम 6 हुआ, 3 ऑब्लिक करके कर्णिम 5 हुआ, 22/7 कर्णिम ये जो है पाई 22/7 इसका मान होता है। ये जो है ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इसी अनुसार आप ध्यान दीजिएगा वास्तविक संख्याएं, ये आपके जो चैप्टर, जो आपका पहला चैप्टर, यही आज हम पढ़ाएंगे आपको वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसी को हम आपको पढ़ाएंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या है? तो सभी परिमेय तथा परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। सभी परिमेय, ये आपका चैप्टर, पहला चैप्टर टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। इस पर ध्यान दीजिएगा, कौन संख्या? परिमेय तथा अपरिमेय। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। कैसी संख्याएं? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि वास्तविक संख्याएं हैं क्या? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके अंदर जरा उदाहरण देखिएगा, जो संख्याएं जो भी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है? ये वास्तविक संख्या। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सब क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं 2, ठीक है। 2 क्या है? ये जो है वास्तविक संख्या है। इसी अनुसार 7 2 7 कर्णिम 5 हो गया, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसी अनुसार 1/2 तो सारी संख्याएं। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P व Q क्या है? ये पूर्णांक है। P व Q क्या है? ये पूर्णांक है। P व Q का कोई उभयनिष्ठ, एक शब्द इसमें और भी है, P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। P व Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यहां ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनको काट सके। अगर काट दे रही है तो वो जो है, अगर ये कट जा रही किसी संख्या से, तो परिमेय संख्या नहीं कही जाएगी, ठीक है। यहां जितनी भी संख्याएं लिखी गई है, जितनी भी संख्याएं लिखी गई है, इनमें से किसी भी संख्या का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, जो कि दोनों संख्याओं को काट दे। यहां आप ध्यान दीजिएगा Q बराबर 0 नहीं होता है। Q बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए 3 2
3 और क्या है ऑब्लिक करके, तो क्या 3 और 2 को कोई भी ऐसी संख्या है जो इसे काट दे? जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई संख्या है जो इस संख्या को काट दे? कोई संख्या नहीं। ढूंढते रह जाओगे, कोई ऐसी संख्या पाओगे नहीं जो इसे क्या करे, वो काट दे, जिससे कट जाए 3 और 2 मात्र 1 के अतिरिक्त। ठीक है ऐसी संख्या नहीं। ये कौन सी संख्या हुई है? ये कौन सी संख्या हुई? ये हो गई परिमेय संख्या। क्या हो गई? 7/4 को देख लीजिए, 7/7 ऑब्लिक जो है 4। कोई ऐसी संख्या है जो 7 को भी कट कर दे और 4 को भी कट कर दे? आप लोग बताइएगा, ऐसी कोई संख्या है? कोई संख्या नहीं। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को कट कर दे या काट दे। अतः क्या है? ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। या -3 ऑब्लिक -5/3 है। कोई ऐसी संख्या है तो 5 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी? जरा सोचो, क्लासमेट सोचो जरा, कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर दे? कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, इसी अनुसार 5 का लेते हैं। 5 ऑब्लिक करके 1 समझिएगा इसको। ठीक है, 0 के नीचे भी क्या तो ध्यान दीजिएगा, जहां कुछ न लिखे ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P व Q क्या है, पूर्णांक है। P व Q का कोई विशिष्ट गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये है, ये जो है परिमेय संख्याएं हैं। और मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जितना ही आपको पढ़ाया जाए, डेली जितना आपको बताया जाए, उसको नियमित रूप से अगर आप पढ़ते रहेंगे, नियमित रूप से आप कंठस्थ करते रहें। मैथ क्या, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथ तो प्रैक्टिस पर आधारित है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे जाओगे। अभ्यासेन सर्वम सिद्ध्यति। ठीक, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से व्यक्ति को क्या कर देता है, पूर्ण बना देता है। तो आप जितना अभ्यास कर सको, जितना मेहनत कर सको, उतना अभ्यास अपने घर पर करो। और अगर सवाल क्वेश्चन नहीं आता कि हमसे पूछो, हम आपकी मदद करेंगे। कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है अगर आपको नहीं आता है उसको ना बताएं। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि हम जो है क्लासेस अभी चला नहीं सकते हैं, कि समूह में बैठा के पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप आके हमसे समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉलेज में कभी आपको मान लीजिए कोई दिक्कत हुआ, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप आके हम पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे, जितना हेल्प हो सके उतना हेल्प करेंगे। हाँ, लेकिन ग्रुप नहीं बना सकते, ग्रुप बना के अभी नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग ऑनलाइन तब तक पढ़ते रहें, ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन करते रहें, जितना हो सके उतना अध्ययन करें। ठीक है, क्योंकि अब इस घड़ी में, कोविड-19 की घड़ी में सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसी तरह से आपका सिलेबस समय से कंप्लीट कराया जाए। और हाँ, ये नहीं खाली सिलेबस ही कंप्लीट करा दिया जाए, शर्त ये है कि आपको जो है पूरा पाठ जो पढ़ाया जाए वो आपको याद हो, आपके समझ में आए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो भी पढ़ें, समझें, जो भी हो, अगर समझ में नहीं आता है तो आप आके जो है विद्यालय में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जो है आपको समस्या का समाधान कर देंगे। और रही बात जो है पढ़ाने लिखाने की बात होती है, तो समय के साथ सारी जो क्लासेस आपकी जो है लगभग सारे जो विषय अब स्टार्ट हो चुके हैं। कोई ऐसा विषय बचा नहीं है जो आपका स्टार्ट ना हुआ हो। तो नियमित रूप से, मेहनत रूप से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, शरणमय मधुबंधति, संस्कृत का श्लोक शरणमय मधुबंधति। देखिए,
कोई भी काम धीरे धीरे करने से पूर्ण हो जाता है। और आप सोचें कि नहीं हम यथार्थ जब समय आ जाएगा तब भैया पूरा करेंगे, अभी तो सोएंगे, जब परीक्षा की डेट आएगी तब पढ़ेंगे, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, परीक्षा से समय से समझते चलिए, क्योंकि ये जो है यही बेसिक आपका मजबूत करता है, इसी से आपका भविष्य बनेगा। और ये जो आप इस क्लास में पढ़ लेंगे उसी पर पूरी आपका ज़िंदगी डिपेंड है। समझ लीजिए जो भी परीक्षा, चाहे एसएससी का पेपर हो चाहे जो पेपर हो, हाई स्कूल से ऊपर का मैथ नहीं पूछा जाता है। जिसका बेसिक मजबूत है, जिन्होंने हाई स्कूल तक बढ़िया से पढ़ लिया है, उसका समझ लीजिए कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी वो हर हाल में निकाल ले जाएगा। मैथ से क्वेश्चन संबंधित जहाँ बात होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आएगा, अंक गणित आएगा, जो भी है उस सिलेबस को हिसाब से देख के दिया जाता है। क्वेश्चन जो हो वो इतना हो कि स्टूडेंट, हर स्टूडेंट लगभग पढ़ा हो, कम से कम हाई स्कूल लेवल तक तो पढ़ा ही हो, और इतना ही आप लोगों से पूछा भी जाता है, इससे बाहर का कुछ भी पूछा नहीं जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है आपका, जो अगर आप समझे रहेंगे तो आगे भविष्य में आपके हमेशा काम आने वाली चीज़ है। ठीक है छात्रों, और यह उतना ही काम आएगा कि जितना आप समझेंगे, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से आपके काम आता रहेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप नियमित रूप से क्लासेस में जो पढ़ते रहेंगे, नियमित रूप से जानते रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आप आवश्यक भी है, ये आपका जो है भविष्य की बात है कि नियमित रूप से पढ़ें, जो नया है उसको पूछें। ठीक है, क्योंकि समस्या को बनाकर चलने से अच्छा ये है कि समस्या का किसी तरह से निराकरण कर दिया जाए, क्योंकि समस्या अगर निराकरण नहीं होता है तो गंभीर बन जाती है। ठीक है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अब जो भी हमने आपको बात बताया है वो हर दृष्टि से आपके लिए उपयोगी है। और तो आप लोगों को हम अब शुरू करेंगे जो है ये वास्तविक संख्याएं, जो आपको पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है। ये वास्तविक संख्याएं अभ्यास की बुकलेट से जो भी है वो हर नियमित रूप से आप करते रहेंगे और आपके लिए उपयोगी भी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य अपरिमेय संख्याएं मैं बता रहा था आप लोगों को कि वे सभी संख्याएं जिन्हें पी क्यू बटे क्यू के रूप में क्या हो प्रकट नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ आप देखिएगा, चाहे ये कड़ी में 2 है, चाहे आप देखेंगे कड़ी में 5 है, ये 3 और आप देखेंगे कड़ी में 6 है। जो भी संख्याएं यहाँ पाई है, पाई का मान कितना होता है आप लोग जानते ही होंगे, पाई का मान होता है 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7 होता है। तो ये भी हुआ। और वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये आपका पहला टॉपिक है, यही टॉपिक हम जो है आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।